नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आप देख रहे हैं नीरज पारिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। कहावत है बोया बीज बबूल का तो आम कहां से होए। डेनमार्क के साथ में ये कहानी लागू हो चुकी है। कर्म का फल अगर उसे मिल रहा है तो हम देखते हैं उसके पीछे की सारी किस्से कहानी क्या है। जियो पॉलिटिक्स का बहुत ही ट्विस्टिंग और मजेदार सेगमेंट जो है वो शुरू हो चुका है। साथियों, डेनमार्क को लेकर के जो डेस्परेशन दिखा रहे हैं ट्रंप, वो तो अपनी जगह सही है, लेकिन इस देश के जो अपने कर्म हैं वो भी सामने आने लगे हैं। और इसी कर्मों के पीछे तीसरा एक शख्स और बैठा है। वो बैठे बैठे जो सारा गेम चला रहा है वही जियो पॉलिटिक्स की नई डेफिनेशन है। और निश्चित रूप से उसकी उस एक्टिविटी ने इनको भी अपने काबू में कर लिया है। काबू में कैसे किया है, बात का विश्लेषण आगे सब चीजों में समझ में आ जाएगा। खबर आपके सामने आती है कि अब ग्रीनलैंड जो है वो अपनी 50 साल पुरानी एक दलील, जो एक वक्तव्य उसने दिया था, उसको लेके वो फंस चुका है। अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि उससे बचे कैसे। अगर हमला होता है, अमेरिका हमला कर देता है, तो नाटो नेशन जो है वो दूर रहेंगे, नाटो बचाने नहीं आएगा। अब इस स्थिति के अंदर एक्सपर्ट ये बोले कि भैया डेनमार्क के कर्मों का तो ये फल है। ऐसी कौन सी घटना हो गई? और नाटो देश जो है वो जो संकल्प लेते हैं, आर्टिकल 5 भी जब सामने रखते हैं नाटो चार्टर का, उसमें तो एक पे हमला सब पे हमला माना जाएगा। तो आखिर में वो कौन सा पेच है जो फंस गया है? और इसी चीज के साथ में एक दोहाई ये दी जाने लगी है कि क्या नाटो का टुकड़ा, नाटो का फ्रेगमेंटेशन, विखंडन, विध्वंसन प्रारंभ हो गया है? और अगर प्रारंभ हो गया है तो क्या उसके पीछे कोई है? हेलो सर, क्या उसके पीछे कोई है? नाम कुछ दिमाग में आ रहा होगा, चित्र बहुत कुछ बता रहा है, तो क्या उसके पीछे कोई है? जी हां, है। कौन, क्या, कैसे, वो तो आप समझ गए। आप सोचिए, इसी नेटो को लेकर के एक जोकर प्रेसिडेंट जिनका पेशा हुआ करता था, वो एक सैनिक का रूप ले लेता है। वो लड़ने आता है कि नहीं जी, यहां के हम सिकंदर दुनिया को जीत के रहेंगे। और उसके फेवर में जाकर के अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया के देशों पे टैरिफ इसलिए लगाते हैं कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, रशिया वॉर मशीन बना बैठा है, आप उसे पैसा देते हो, ये तो इंसानियत के लिए खतरा है, हम टैरिफ लगाएंगे। भारत पे टैरिफ लगाया गया। इंडिया की रशिया की दोस्ती उसके पेट का दर्द बन रही थी। लेकिन साहब, कब करवट लिया जाता है पता नहीं चलता। डिप्लोमेसी बच्चों का खेल नहीं, और ट्रंप जैसे बचकानी हरकत करने वाले प्रेसिडेंट के लिए तो बिल्कुल भी बस की बात नहीं है। यहां पे पुतिन का गेम शुरू हुआ। अब उसी स्थिति में आप सोचिए, एक तरफ भारत, चीन, रशिया को गरियाना, दूसरी तरफ फंडिंग करना पूरी तरह से कि नाटो में भैया हम जो है वो यूक्रेन को लाके रहेंगे। जेलेंस्की कितना पैसा चाहिए हथियार के लिए बोलिए। उसके साथ साथ में वादे और ये किए कि भाई सुनो, तुम्हारे कुछ हिस्से हैं, जैसे लोहानस्क है, डोनेटस्क है, खेरसोन है, ज़ैपोरिज़िया है, ये कुछ प्रांत है, ये रशिया ने ले लिए है ना तुमसे। डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी टेरिटरी तुम्हें दिलवाऊंगा। और 2014 में जो क्रीमिया तुमने छोड़ दिया है, उस समय की जो गलतियां रही हैं अमेरिकन लीडरशिप की, खुद को भी गाली देने पीछे नहीं रहते लोग, हम उसको सबको दुरुस्त करेंगे। वादा रहा एक दोस्त का दोस्त से, तुझे तेरा हक दिलवाऊंगा, नेटो की मेंबरशिप भी होगी, पूरी ऑटोनॉमी होगी, इवन तेरे पास में तेरा क्रीमिया भी होगा। उसके बाद में साहब, फिर उसके मोहल्ले में कुछ ऐश्वर्या आई, कुछ दिमाग पलट गया। ग्रिंगो ने कुछ सोचा, सोचा नहीं सर, सुचवाया गया। एक इवेंट का मैं बार बार हवाला देता हूं, वो इवेंट जो है जिसने इसकी तकदीर को बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया, असल के अंदर समझना इसको चाहिए था जो ये गलतियां कर रहा था। खैर वो समय नहीं है वो विश्लेषण का, लेकिन आप लोग एहसास इस चीज का समझ सकते हैं कि एक मजबूत देश के बगल में रह करके हम किसी दूसरे देश के हथियारों को अपने कंधे पे रह के चलाएंगे तो भैया मरण तो तुम्हारा हो ही जाएगा। और इसका बेचारे का नाटो से कांटों तक का सफर हो गया। तो मैं बोल रहा था कि जिसका मैं रेफरेंस देता हूं बार बार, वो 15 अगस्त 2025 की अलास्का की वो मीटिंग है, जिसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन मिलते हैं। उसके बाद सारी आबो हवा जो है वो पलट जाती है। ऐसी कौन सा जादू का मंत्र पुतिन ने ट्रंप के ऊपर मारा कि ट्रंप ने गुलाटी मार ली और 180 डिग्री का पूरा एंगल लेकर के खड़े हो गए, यूरोप को पीठ दिखा दी, और अब हेलो हाय करने लगे हैं चाइना से, इंडिया से, रशिया से और बाकी देशों से। अब इस मीटिंग के बाद के अंदर कहानी पलटी। उसके बाद में इन्होंने एक पोस्ट किया और लिखा, ट्रंप सेज देयर विल बी सम स्वैपिंग ऑफ टेरिटरी बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। मतलब कुछ एक्सचेंज होगा, जमीनें ली और दी जाएंगी। और भैया ऐसा कौन सा मंत्र मारा बाबू तुम्हारे कान में? पता नहीं जी, कुछ तो कहा होगा। बोला कि देखो,
ये खैरसान, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क और ये जो इलाका है ये अब तुम्हें बेटा छोड़ना पड़ेगा, यूक्रेन का बंटवारा होगा और क्रीमिया को तो तुम भूल ही जाओ। सब कुछ पलट गया, सारे जज्बात पलट गए और नवंबर 25 की इस माफ कीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ने तो सारे ही आबो हवा पलटी। यूरोप को लेकर के सेंटिमेंट अलग ही थे। कह दिया गया कि भैया अब ये बोझ बन चुके हैं। रशिया को लेकर कहा कि अब इसे हम शत्रु कह के नहीं बुलाएंगे। तो मामला तो वहीं पलट चुका था। सारे के सारे स्क्रू एकदम चेंज थे, सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका था। अब उस सारे मसले के बीच में जो डेनमार्क की गति हो रही है वो इतिहास के जिस कोने से जुड़ रही है, उस इतिहास को समझने की कोशिश करिए। मेरे पीछे जो दो नक्शे आप देख रहे हैं, एक तरफ एक सैनिक खड़ा है, ये टर्की का है, दूसरी तरफ ये ग्रीस आपको समझना चाहिए, जिसे हम यूनान कहते हैं। जो आधुनिक जो विषय जितने भी हैं उनकी जननी का जो केंद्र, जो पॉइंट है, वो स्टडी का केंद्र जहां पे प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस बड़े बड़े फिलोसफर हुए, वो यूनान। जो अभी अर्थव्यवस्था के क्राइसिस से जूझ रहा है वो यूनान। वो ग्रीस जो है वो अब अपने जो अंदर की भड़ास है वो निकाल रहा है। यहां पे हमें यह भी समझना होगा कि जिस नॉन अलाइनमेंट का हमारे लिए वो हथियार का काम तो करता है, लेकिन अगर किसी मौके पे दुनिया के देश ये कहने लगे कि भैया हमारे को जरूरत थी तब तुम कहां थे, तब तो तुम ना आए, अब तुम हमसे उम्मीद करते हो कि तुम्हारे साथ में खड़े हो जाएं। बहुत सारे मुद्दों पे आपने नोटिस किया होगा कि देश भारत के लिए क्लियर स्टैंड लेने से बचते हैं, कारण भारत भी नॉन अलाइनमेंट के उस जामे में रहता है और क्लियर स्टैंड नहीं लेता। अब यहां देखिए उसके पीछे क्या हुआ। ये इतिहास है सर 1960 का, इतिहास 1960 का है और उसी इतिहास का हवाला देते हुए ग्रीस के पूर्व वित्त मंत्री हैं यानिस वारोफाकिस, इन्होंने कहा है कि भैया ये पहली बार नहीं है कि किसी नेटो नेशन ने कोई दूसरे मेंबर को धमकी दी हो, पहले भी ऐसा हो चुका है। अब एक चीज विशेष बात जो कहते हैं वो ये है कि नेटो के बारे में कहा जाता है कि यह एकजुटता का प्रतीक है और अपने मेंबर्स की रक्षा के लिए बना है, लेकिन सर दिल खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, मतलब हकीकत जो है वो कुछ और है। तो कुल मिला करके सीधे सीधे बात नहीं कही, लेकिन मन के दर्द को तो इस मंत्री ने बयां कर दिया और कहा कि कहने को तो बहुत कुछ है, हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन पर भैया मामला यहां पे कुछ और है। वो कुछ और क्या है उसे समझिए। यहां पे क्या हुआ है, नाटो 1949 में आया और ऑब्जेक्ट क्या था, सोवियत संघ से बचाव होगा, ठीक है, क्लियर कट है। इसके नियमों का आर्टिकल 5 ये कहता है कि एक सदस्य पर अगर हमला हुआ तो उसे सभी सदस्यों पे हमला माना जाएगा। पर पेज कहां फंस गया वो ये देखो कि अगर हमला नेटो के अंदर से ही हो तो क्या होगा। मान लीजिए दूसरा देश जो नेटो का मेंबर नहीं है वो अगर आप पे अटैक करता है तो सबके ऊपर हमला मान लेंगे, लेकिन नेटो नेशन ही अगर किसी नेटो नेशन पे अटैक कर देगा तो उस बात को लेके नियम साफ नहीं है। भैया नियम तो बड़े साफ ही हैं, लेकिन साफ साफ देखना चाहते नहीं है, क्योंकि जब ये बात हो गई है अगर हमला जो है वो किसी एक सदस्य पर हो रहा है तो हमला कोई दूसरा देश करेगा, दूसरा देश वो नेटो का हो चाहे नॉन नेटो हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। अगर उस देश के शब्द की व्याख्या लीगली आप जाएंगे तो ये प्रूव हो जाएगा कि इसमें सारे देश शामिल होते हैं। पर वही बात है सर, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, माइट इज राइट, जैसा मैं कह दूंगा वो मानना पड़ेगा। तो अब नेटो के नियमों को ही उलझा करके डेनमार्क को आइसोलेट करने की कोशिश यहां पे हुई है। अब उस इतिहास के उस पन्ने को पलटिए, देखिए, समझिए। ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये यहां पे आप समझ रहे हैं ईरान के उधर पाकिस्तान और इंडिया ये रो चल रही है, इराक, सीरिया, और यहां पे देश है सर एर्दोगन का। एर्दोगन का देश कौन सा है, टर्की, जो अपने हथियारों के लिए, ड्रोन के लिए काफी दुनिया में फेमस हुआ है। ये टर्की के ऊपर यहां ब्लैक सी, और ब्लैक सी के पास जाते ही आप यहां पे रशिया में एंटर कर जाते हैं। जबकि यहां पे जो मेडिटेरेनियन सी के इस किनारे पे आप देखेंगे तो यहां पे ये इलाका है इजराइल का, फिलिस्तीन वाला, ठीक है सर। अब ये लेबनान, और यहां पे एक देश है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं बॉक्स में, ये है सर साइप्रस। साइप्रस का आपने नाम संभवतः सुना होगा। अब आप देखें सर, ये जो साइप्रस है टर्की के बहुत करीब है। अब इस टर्की के करीब इस साइप्रस में एक समस्या पैदा हुई। कारण क्या हुआ सर कि 1960 में 1960 में ब्रिटेन की कॉलोनी हुआ करता था, ब्रिटेन से इसको आजादी मिलती है, इसको एक देश के रूप में मान्यता दी गई। लेकिन बंटवारे जो होते हैं वो एथनिकली भी हो जाते हैं, यानी यहां की एक हिस्सा जनसंख्या का टर्किश मूल के मुस्लिम थे, एक हिस्सा बड़ा अराउंड 70-75% पॉपुलेशन ग्रीस मूल के ईसाई थे। क्योंकि अगर आप इस नक्शे को फिर से देखेंगे तो यहां पे ये यूनान है, ये येलो कलर वाली ये बॉर्डर ये यूनान के है द्वीप,
तो और ये टर्की, तो इसका एक बड़ा हिस्सा अप्रोक्स 75% ग्रीस के बेस, यानी जो ग्रीस के यूनानी क्रिश्चियन, और लगभग 25% हिस्सा उत्तरी हिस्से में टर्किश मुस्लिम हुआ करते थे। 60 के बाद में ये देश तो बन गया, इस देश के लिए 3 कस्टोडियन बना दिए कि भाई ध्यान रखने वाले अभिभावक 3 होंगे, एक ब्रिटेन होगा, एक टर्की होगा, एक आपके ग्रीस होगा। लेकिन मामला कुछ चला नहीं। उस समय तक ग्रीस के अंदर मिलिट्री गवर्नमेंट, यानी एक सैन्य सत्ता हुआ करती थी, मिलिट्री रूल से वो शासित होता था। 74 में कुछ ग्रीस के दिमाग का कुछ पलटा हुआ, उसने कहा कि यार ऐसा करते हैं, साइप्रस को हमारी टेरिटरी मिलाते हैं, और वहां पे सैन्य तख्ता पलट कर दिया। वहां के जो राष्ट्रपति थे माकारियोस, उसको सत्ता से हटा दिया। अब वहां पे एक तरह से पूरी लीडरशिप किसकी हो गई? ग्रीस की। ग्रीस ने कहा जी साइप्रस हमारा, क्योंकि 75% लोग तो वैसे साइप्रस के मूल के थे, उनका उससे इमोशनल अटैचमेंट जो होता है वो था। कहा जी ठीक है, कब्जा करिए। इसी के बाद में रिटेलिएट करता है टर्की, और टर्की के रिटेलिएशन के बाद में मामला जो था वो काफी धीर गंभीर हो गया। उत्तरी हिस्से के बहुत बड़े हिस्से को कब्जे में ले लिया टर्की ने, और जो पिछला हिस्सा था वो रह गया किसके पास में? ग्रीस के पास में। एग्रीमेंट होता है और यहां पे ये तय होता है, देखिए समझ जाइएगा, 75% ग्रीक साइप्रट्स हैं जो कि क्रिश्चियन है, मुख्य रूप से ईसाई हैं, और लगभग 18% टर्किश साइप्रट हैं जो कि मुस्लिम है। यहां पे आप इस नक्शे को देखेंगे तो ये ऊपर वाला हिस्सा है ये टर्किश कंट्रोल्ड है, दूसरा नीचे वाला जो हिस्सा है ये साइप्रस है। जो ग्रीन कलर है ये बेसिकली यूएन का एक बफर जोन है, और यहां पे ये पर्टिकुलर 1 और 2 ये ब्रिटिश जो मिलिट्री बेस कैंप है वो यहां पे बना दिए गए। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, इस ऊपर वाले हिस्से को इकलौता देश है दुनिया का जो इसको देश के रूप में मान्यता देता है। सिर्फ एक इकलौता देश है, वो इकलौता देश है मेरे दोस्तों केवल टर्की। ठीक है, उसने नाम दिया है इसका टर्किश रिपब्लिक ऑफ नदर्न साइप्रस, तुर्की ने। अब इस हिस्से को दुनिया का तुर्की के अलावा कोई भी देश मान्यता नहीं देता, इसको अवैध कब्जे के रूप में देखा जाता है। किसी समय भविष्य में इसके दिन आएंगे, इसके पे से भी धूल इसकी फाइल से झड़ेगी। देखिए यहां पे क्या माहौल बनता है, क्योंकि टर्की जो है वो इसको फ्यूचर में कंट्रोल कर भी सकता है, हो सकता है ये दुनिया के किसी और हिस्से का भाग बने, लेकिन फिलहाल तक की कंडीशन ये है। तो जिस समय ग्रीस ने यहां पे ये सब मामला किया था, ठीक है, जिस समय ग्रीस ने ये सब मामला उठाया, क्योंकि नाटो नेशन, क्योंकि ग्रीस जो है वो भी एक नाटो कंट्री है, जो टर्की है वो भी एक नाटो कंट्री है। अब जो नाटो नेशन के बीच की फाइट हो रही है, इस समय बोला गया कि भैया ग्रीनलैंड के कर्मों का फल है। क्यों? क्योंकि जब 1974 में नाटो के 2 मेंबर ग्रीस और टर्की के बीच साइप्रस को लेकर के जंग के हालात बने थे, तब डेनमार्क ने कहा था कि नाटो का काम किसी मेंबर देश को दूसरे मेंबर देश से बचाना नहीं है। तो बचाना नहीं है तो आप जनाब अब चुप रहिए। तुम्हें अगर आकर के लपेट के मारेगा कौन? यूएस। तो अब हम आके तुम्हारे बीच में बोलेंगे नहीं, क्योंकि टर्की ने जब हमें परेशान किया तो तुमने कहा था कि भैया देखो इनके बीच में हमारे बोलने का नहीं बनता, लड़ाई दूसरा करेगा तो बचाएंगे, आपस में लड़ो मरो कटो जाओ भाड़ में, तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं। तो आज तुम्हें भी हम नहीं पूछेंगे। तो ये अपने कर्मों का फल इसने तो काट लिया। अब मैडम भुगत रही है, मैडम के साथ में समस्या दूसरी और खड़ी हो गई। यहां पर एक एक्सपर्ट है स्टीवन ब्लैकमैन। स्टीवन ब्लैकमैन इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट है, इनकी बहुत सारी बुक्स भी इंटरनेशनल लॉ में काफी फेमस है। इन्होंने इस बात में लेकर के जब बात कही तो इनके मुंह से एक बात ही निकली कि जो नाटो है साहब ये संकट में है। देखिए ट्रंप का ग्रीनलैंड वाला बयान सिर्फ एक आइलैंड का मसला नहीं है, यह नाटो की एकता, यूरोप की सुरक्षा और पश्चिमी देशों के गठबंधन के भविष्य की परीक्षा बन चुका है। और विश्वास करिए ये हमारा एनालिसिस है कि इस परीक्षा में बड़े बड़े अक्षरों में यूरोप जो है वो फेल हो चुका है। यूरोप 2 धड़ों में बंट ही चुका है, उसका कोई सानी नहीं। अब इस समय सोचिए जो ईस्टर्न यूरोप है, जो ईस्टर्न यूरोप के देश हैं जो किसी समय यूएसएसआर से अलग होकर अपनी सत्ता में जी रहे थे, वो अपनी कितनी खैर मना रहे होंगे कि भगवान बचाया, हमने इस नाटो के कभी चक्कर नहीं लगाए, बच गए। जो यूक्रेन के साथ में हुआ, पोलैंड देख रहे हो कितना एग्रेसिव होकर के अपने ही दोस्त देशों के खिलाफ में बोलने लगा है, क्योंकि पोलैंड की सीमा सटती है। पोलैंड को पता है कि मेरी वॉट लग जाएगी अगर मैंने इनको परेशान किया तो। खैर साहब, तो यहां से जो है वो जो पश्चिमी देशों का गठबंधन है वो कमजोर पड़ चुका है, और बिना कुछ किए बिना कुछ कहे सिर्फ डिप्लोमेटिकली गेम खेल के रशिया अपने आप को लीडर सिद्ध कर चुका है।
अब मेरे साथियों यहां पर यह चित्र बड़ा काम का है। एक आर्कटिक एंड्योरेंस के नाम से एक मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, आर्कटिक एंड्योरेंस। इस आर्कटिक एंड्योरेंस का टारगेट है कि भैया आर्कटिक रीजन की रक्षा करेंगे, क्योंकि ट्रंप ने क्या आरोप लगाए हैं कि ग्रीनलैंड के चारों तरफ चाइनीज और रशियन जो शिप और वेसल है, मिलिट्री वेपन, वो पूरा स्टैब्लिश हो चुका है, इसलिए हम इसकी रक्षा करना चाहते हैं। तो दुनिया भर के जो उधर के देश, पर्टिकुलर आर्कटिक रीजन के देश हैं, उन्होंने कहा जी हम रक्षा के लिए तैयार हैं। अब इस आर्कटिक एंड्योरेंस की खास बात देखो। पहली बात तो यह कि डेनमार्क ने ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, मेरी इस बात को प्लीज नोट करिएगा, फोकस करिएगा, अमेरिका ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए डेनमार्क ने अपनी मिलिट्री को वहां पे स्टैब्लिश किया। साहब इनके पास में कितना भेजे, कितने सैनिक भेजे पता है? 200। डेनमार्क ने 200 सैनिकों की बहुत विशाल टुकड़ी ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए वहां तैनात कर दी हैं। स्लेज जो होती है, जो बर्फ की गाड़ियां, जो डॉग्स वगैरह जो उसको लेकर के चलते हैं, 14 डॉग्स भेजे हैं। अब खैर ये क्या सोच रहे हैं, 200 सैनिक यहां तैनात कर दिए गए हैं। उसी के अलावा इस एंड्योरेंस के अंदर अपना सपोर्ट देने के लिए देशों ने, 7 देशों ने सर सैनिक भेज दिए, 7 देशों की सेनाएं। नंबर पढ़ो, आनंद नहीं आए तो। फ्रांस ने भेजे हैं 15 सैनिक, बहुत बढ़िया। जर्मनी के 13 सैनिक, नॉर्वे के 2, नीदरलैंड्स के 2 सैनिक, फिनलैंड के 2, और ब्रिटेन की महानता देखो, 1 सैनिक उस प्रैक्टिस के लिए भेजा है। वहां क्या करेंगे? और स्वीडन का तो सर ज्ञात नहीं है, इसका मतलब 1-2 इसने भी भेज दिए होंगे। ये इनकी यूनिटी का लेवल है, ये इनकी आर्कटिक एंड्योरेंस है। और दुनिया इन पे हंसे नहीं तो करे क्या, क्योंकि इससे ज्यादा संख्या में भेज के ये अमेरिका को ज्यादा उकसा नहीं सकते। इनको कुछ दिखाना भी है जी हम एक हैं, इनको उस बाबा जी के गुस्से से भी बचना है। वो ग्रिंगो इनको परेशान करेगा, उसके बाद में टैरिफ लगा दिए थे, बाद में रिवोक कर लिए। अब साहब इस सारी स्थिति के अंदर रशिया को भी ये लोग बैलेंस करना चाहते, क्योंकि ये उस पचड़े में नहीं पड़ सकते। क्योंकि जो एर्दोगन है, एर्दोगन भी तो है मेंबर, टर्की भी तो है, पोलैंड भी तो है, इटली भी तो है। इन्होंने तो अपने सैनिक भी नहीं भेजे। इन्होंने कहा जी मामला बिगाड़ेंगे नहीं, क्योंकि टर्की जैसे देश, पोलैंड जैसे देश अब जो है वो अपने बैलेंस को और मेंटेन करना चाहते हैं। वो रशिया से भी संबंध रखना चाहते हैं, तो यूएस से भी। ऐसी स्थिति में कमजोर हुआ नेटो दुनिया के अच्छे शुभ दिनों का संकेत है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं होना चाहिए। और इंडिया का ये एक, जिसमें हम विशेष अगर थैंकफुल होना चाहें, आप किस प्राइम मिनिस्टर के लिए विशेष थैंकफुल होंगे? आपके कमेंट का वेट रहेगा, मेरी बात तो सुन लीजिए आप। रशिया या यूएसएसआर कहिए, उसने भारत का इतना सहयोग किया, तो एक प्राइम मिनिस्टर का विशेष योगदान है, वो है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी का उस समय का दूरदृष्टि का जो निर्णय था, जो उन्होंने त्यागा कि भैया हम उस आदर्शवाद के चोले में नहीं जिएंगे जो उनके पिताजी जिया करते थे, कि हम नॉन अलाइनमेंट भैया स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट किया रशिया के उस समय के यूएसएसआर के साथ में, तो अमेरिका के उस नवे जहाजी जंगी बेड़े से भारत को बचाया नहीं, बल्कि बांग्लादेश रूपी नया देश भी इस दुनिया के ऊपर जन्म हुआ। दूसरी बात सर, वो अलाइनमेंट, वो जो एग्रीमेंट हमने स्ट्रैटेजिक किया, वो जरूरी इसलिए था क्योंकि पाकिस्तान शुरू से, पहले से ही अमेरिका के साथ में वो एग्रीमेंट करके बैठा था। इसलिए हम कहते हैं कि अपने स्टैंड को अब इंडिया को चेंज करना चाहिए। आपकी ओपिनियन का स्वागत रहेगा। रीजन है क्योंकि आज हिंदुस्तान वो 47 वाला हिंदुस्तान नहीं है, बहुत सारी स्टैंड हमें लेने पड़ेंगे, और ग्लोबल लीडरशिप में आना है तो अपना एक स्ट्रैटेजी क्लियर होनी चाहिए कि ठीक है बैलेंस आप बनाइए, लेकिन जो सही है उनके साथ में खड़े होइए। इंदिरा जी के बारे में उस स्टेटमेंट पे आपका क्या कहना है, कमेंट करके बताइएगा। और दुनिया का बदलता हुआ ये C5 भविष्य का ये जियोपॉलिटिक्स है सर। इट इज द करंट वर्ल्ड ऑर्डर, इट इज द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इसी ऑर्डर में अब आप दुनिया को देखेंगे, और सौभाग्यशाली हम हैं कि हिंदुस्तान C5 का हिस्सा है। भविष्य में आने वाले 6-8 महीने में दुनिया में जो बड़े परिवर्तन होंगे, उसकी सुगबुगाहट इस C5 के इर्द गिर्द जाएगी। लेकिन ये C5 में फिर से कहीं ना कहीं जो क्लैश है वो डेवलप होगा। इसलिए भारत के लिए क्या जरूरी है कि अपनी ताकत को मजबूत करें, बैलेंसिव अप्रोच रखे, क्लियर स्टैंड अमेरिका जैसे दगाबाज देश के खिलाफ ले, उसे दिखाए भैया रियलिटी में ये है, थोड़ा संभल के, कहते हैं मुंह नहीं लगाने वाली बात, बस
वो हमें मेंटेन करनी है और हमारे जो ऑल टाइम फ्रेंड रशिया है उसके साथ में मजबूती से खड़ा रहना है। साथियों, ये सारी कहानी के पीछे जो गेम चला, फिर वो डिएगो गार्सिया से लेके चाहे फिर वो ग्रीनलैंड का इशू हो, इन सभी के बीच में दुनिया का ध्यान जो है वो हट चुका है यूक्रेन के मुद्दे से। और ये बहुत बड़ा लिवरेज दुनिया में ये मैसेज पहुंचाने के लिए रशिया के लिए काफी है कि देख लीजिए वेस्टर्न वर्ल्ड को, ये खुद के सगे नहीं है, तुम्हारे क्या हो जाएंगे। तो विदा लेने का वक्त आ चुका है। कैसा लगा है ये डिस्कशन कमेंट करके बताइएगा। मैं हर बार बोलता हूं, आपका कमेंट जो होते हैं मेरे उत्साह को बढ़ाते हैं। आशीर्वाद आपका मुझे मिलता है, मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। कुछ और नया डिटेल, इन डेप्थ, ट्रूथ, इनसाइट एंड इंपैक्टफुल करने का मन करता है तो फिर आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, फैमिली का हिस्सा बनिए, चैनल को ग्रोथ कराइए, साथियों के साथ में शेयर कीजिए क्योंकि परिवार आपका है। विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। जय हिंद, सी यू सून, बाय बाय।